नमस्कार नमस्कार दीदी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सभी साथियों को मेरा जय श्री राम, सभी को मेरा सादर नमस्कार। पहले भी आप लोगों के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला और वृंदावन में भी जाकर मुझे काफी अच्छा लगा। और सभी लोग काफी जिज्ञासु थे और समयानुसार मैंने अपनी बात को वहां पर भी रखने का कोशिश किया था। और आज भी मुझे जो मौका मिला है, तो देखिए, सीधी बात तो ये है कि परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो मौज भरी जिंदगी जीने के लिए भेजा है। इसलिए नहीं भेजा है कि हम यहाँ पर आए और फिर ऐसी ऐसी बीमारियों से झेलें, उससे लड़े और तरह तरह की दवाइयां खाएं, हॉस्पिटल में पड़े रहें। तो ठीक है, इन सब चीजों के लिए कुछ मना नहीं है, कोई मुसीबत पड़े तो मजबूरी है, तो ठीक है। लेकिन बिना इसके भी जीवन जिया जा सकता है। ईश्वर ने हमें भेजा है तो हमारी पूरी व्यवस्था करके भेजा है। कोई भी माँ जब अपने बच्चे को बाहर भेजती है, हॉस्टल में भेजती है, तो उसके पूरे खाने पीने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसकी सुख सुविधा की व्यवस्था पूरा वो करके तब हमें हमारी माँ कहीं भेजती है। तो ऐसे ही वो नेचर मदर, वो परम पिता, उसने हमें यहाँ धरती पर भेजा है। और हम तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ 2 4 साल 6 साल के लिए भेजते हैं, लेकिन उसने हमें 100 साल के लिए भेजा है। तो 100 साल का पीरियड कुछ कम नहीं होता। तो ये 100 साल का जीवन हमें कैसे जीना है, उसकी पूरी व्यवस्था हमें उस मदर ने, नेचर मदर ने हमें देकर भेजी है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं तो अब हम अपना खुद कमाएंगे तब हम खाएंगे। सच पूछो तो ऐसा भी नहीं है। हमारे खाने की उसने पूरी व्यवस्था की है। लेकिन जैसे बच्चे होते हैं ना, बिगड़ जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो माँ का दिया हुआ टिफिन उन्हें अच्छा नहीं लगता और कैंटीन में जाकर बढ़िया खा पी कर आते हैं और टिफिन वापस लेकर आते हैं। बड़ा दुख होता है माँ को। माँ को लगता है कि मैंने इतना बढ़िया इसको भोजन बना के दिया था और ये कैंटीन में उल्टा सीधा खाकर आया है, बीमार पड़ेगा, इसको पता नहीं है, कष्ट भोगेगा। तो माँ दुखी हो जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें यहाँ धरती पर भेजा है, तो हमारे पूरे स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी उसने ली है। शर्त बस इतनी है कि हम उसकी बात को, उसके संदेश को सुन पाए, समझ पाए और उस रास्ते पर चल पाए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया। नेचर में आप देखें अगर, तो इतना कुछ उसने खाने पीने की व्यवस्था हमें दी है, एक से एक बढ़कर बढ़िया से बढ़िया, कितनी सुंदर व्यवस्था हमें दी है। लेकिन इंसान को तो ऐसा लगता है कि अगर सवेरे सवेरे उठकर अगर पराठे नहीं खाए, अगर चाय नहीं मिली, तो शायद हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, शायद शक्ति नहीं मिलेगी। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि भाई बहुत हाई प्रोटीन चाहिए, तो आप उसके लिए ये खाइए वो खाइए। कितने लाखों लोगों को आज शाकाहारी से मांसाहार पर स्विच होना पड़ा है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं। आज अच्छे खासे लोगों को, मैंने अपने पहचान के कई लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने डॉक्टर के कहने से आज नॉनवेज तक लेना शुरू कर दिया है कि भाई ये शरीर की हमारी आवश्यकता है। देखिए, आवश्यकता की अगर हम बात करें तो ये सब चीजें कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती हैं। नेचर ने हमारी जो खाने की व्यवस्था दी है, मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की है, मैं आज भी चर्चा करूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो आहार पद्धति है, ये हमारे धर्म ग्रंथों पर आधारित है। प्रमुख रूप से अगर मैं कहूँ कि श्री रामचरितमानस पर आधारित हमारी आहार पद्धति है। जो लोग रामचरितमानस थोड़ा भी जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो थोड़ा अध्ययन करेंगे और उनको समझ में आएगा कि रामचरितमानस में एक ऐसी आहार व्यवस्था दी गई है कि जिसको फॉलो करके इंसान स्वस्थ रह सकता है। रामचरितमानस में दो तरह की आहार व्यवस्था दी गई है। पहली व्यवस्था दी गई है गृहस्थियों के लिए, जो घर परिवार में रहने वाले हैं। तो वहां पर कहा गया है कि ये लोग 1 मील अ डे, उनका जो मेन मील होता था वो एक टाइम का होता था। बाकी दिन भर वो कंदमूल फल का भोजन करते थे। और सन्यासियों के लिए दूसरी तरह की एक अर्थ ये डाइट प्लान है, जिसमें दूध का और फल का भोजन बताया गया है, वो भी केवल एक समय।
और एक समय जो है वो केवल वो जल इत्यादि पर रहा करते थे, कंदमूल फल का प्रमुख रूप से उनका भोजन था। तो उस पर जब रिसर्च करके हम लोगों ने प्रयोग किया, तो बहुत संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी जो आहार व्यवस्था है उसके अनुसार जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इतने इतने सालों से हम लोग एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार पड़ना कठिन है। बीमार हम तब पड़ते हैं जब हम अपने पेट को भरने के लिए बहुत बड़ी कमाई करते हैं, बहुत हमारे पास पैसा आ जाता है, फिर हम पता नहीं क्या क्या सो कॉल्ड फैंसी और सो कॉल्ड डाइट लेते हैं, और उसके बाद ही हम बीमार पड़ते हैं। अगर हम एक नेचुरल एक इजी जिंदगी जीने लग जाए, तो हमें कभी डिजीज का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। डिजीज का मतलब ही है कि जब हमने अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने आचार विचार में, सोच में, जब हमने इस ईज के साथ में डिस जोड़ दिया है, तभी डिसीज आती है। अदरवाइज इजी लाइफ अगर हम जी रहे हैं, तो जल्दी हमारे पास कोई बीमारी आती नहीं है। तो उस आहार व्यवस्था के अनुसार हमारा जो सबसे पहला सिस्टम है, जो सबसे पहला नियम है, वो है नो ब्रेकफास्ट। हम लोग कहते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। मुझे नहीं पता कि नाश्ते को नाश्ता क्यों कहते हैं, किसने ये नाम दिया है, बट जिसने भी दिया है बहुत बढ़िया दिया है, कि नाश्ता यानी कि नाश करने वाला। आज मेडिकल साइंस कहता है कि राजा की तरह हमारा नाश्ता होना चाहिए, हैवी हमारा नाश्ता होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद मेडिकल साइंस इसलिए ऐसा मानता है कि जब हम नहीं खाते हैं तो हमें बड़ी कमजोरी आती है, और जब हम खा लेते हैं तो हमें ताकत आती है। तो मेडिकल साइंस ने शायद इस दिशा में रिसर्च करने के लिए सोचा ही नहीं। उन्हें लगा कि नहीं खाने से तकलीफ होती है और खा लेने से ताकत आ जाती है, इट मीन्स खाने से ही एनर्जी है। ऐसा सोचकर हैवी डाइट सवेरे नाश्ते के लिए बताई गई। जबकि अगर आप अपने पुराने समय में देखें, अपने पूर्वजों को देखें, तो इतनी सुबह सुबह खाने का कोई जिक्र नहीं, किसी शास्त्र में, किसी धर्म में सुबह सुबह खाने के लिए प्रमोट नहीं किया गया है। पहले की महिलाएं सवेरे उठती थी, 2:30-3 बजे तो लोग उठ जाते थे। उसके बाद बड़े बड़े घर होते थे, उनको लीपना पोतना, सफाई करना, ज्वाइंट फैमिलीज हैं, 100 तरह के काम होते हैं, वो सारे काम करना। जो जेंट्स होते थे, आप सोचिए तो शौच के लिए भी आराम से मॉर्निंग वॉक हो जाती थी। शौच के लिए भी जाना है तो अच्छा खासा चल के जाना पड़ता था। तो पहले परिश्रम होता था कुछ। और उसके बाद जब जो आदमी 2:30-3 बजे उठ गया है, तो वो अगर 8 बजे खा रहा है तो ये थोड़ा जस्टिफाइड है। बट अगर हम 7 बजे सोकर उठ रहे हैं, 7:30 बजे सोकर उठ रहे हैं, और उसके बाद हम 8 बजे खाने बैठ जाते हैं, तो ये हाईली अनजस्टिफाइड है, और ये बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए फूड से एनर्जी का संबंध नहीं है। एनर्जी तो केवल परमात्मा से आती है, जब हम गहरी नींद में या मेडिटेशन में होते हैं, तभी हम उस नींद को जो है वो गेन कर सकते हैं। तो एनर्जी की बात अगर अभी हम ना भी करें, अगर हम केवल आहार की भी बात करें, तो सुबह सुबह खाना, ये शरीर के लिए आप ये समझ लीजिए बीमारियों का बीजारोपण है। क्योंकि उस समय हमारी जीवनी शक्ति अंदर सफाई का काम कर रही होती है। अंदर से टॉक्सिन्स, जो भी गंदगी है, उसको अंदर ही अंदर जलाने का जीवनी शक्ति के माध्यम से काम किया जा रहा है। उस टाइम पर अगर हम अपने पेट में कुछ भी डालते हैं, तो फिर अंदर जो क्लींजिंग का काम चल रहा है वो फिर नहीं हो सकता। फिर डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके अंदर गंदगी एक्युमुलेट होती रहती है, और जमा होते 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 स्थिति ये आ जाती है कि उसमें गैसेस, एसिड्स और कीटाणु पनपते हैं, और बीमारियां होती हैं। इसलिए हमारी डाइट का जो सबसे पहला नियम है, वो है नो ब्रेकफास्ट। आज हजारों लोगों को हम लोगों ने केवल ब्रेकफास्ट बंद करवा के ही उनको हेल्दी किया है, और उनकी बहुत सी बीमारियों से उनको मुक्त किया है। और उसके बाद जो हमारा दोपहर का डाइट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कि जो हमारी फर्स्ट डाइट है, एक्चुअली लंच से पहले जो हमारी फर्स्ट डाइट है, हम लोग जिस इंटरमीडिएंट फास्टिंग की बात आज समाज में रूप ले रही है, लोग उसको एडमिट कर रहे हैं, वो फास्टिंग हम लोग पिछले 40-45 साल से कर रहे हैं। हमें मालूम है कि सुबह सुबह खाना ठीक नहीं है, जीवनी शक्ति को मौका देना चाहिए। तो जीवनी शक्ति ने रात को जो खाना खाया, हमने उसको पचाने में लगी है।
तो सवेरे तक वो जीवनी शक्ति उस भोजन को पचा लेती है, उसके बाद सफाई के काम पर लगती है। तो ये जो सफाई का काम है ये उपवास के समय पर होता है, जिसके लिए हमें ये रात को जो हमने खाना खाया वहां से लेकर 14 घंटे की जो फास्टिंग की बात आज की जा रही है, तो ये फास्टिंग कंपलसरी है। ये अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये होनी ही चाहिए। और इसके बाद इस फास्टिंग को जब हम ब्रेक करते हैं, तो इसको ब्रेक करने के लिए ऐसा नहीं है कि सीधे हम अनाज डाल देंगे। रात भर हमने कुछ नहीं खाया, हमारी जो गाड़ी थी वो स्टैंड बाई पोजीशन पे थी, और डायरेक्ट हम अगर उसको स्टार्ट करके सीधा फोर्थ गियर में स्टार्ट कर देंगे तो हमारा इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए पहली डाइट जो है वो हमारी लिक्विड होनी चाहिए। और उस लिक्विड डाइट में भी बहुत बढ़िया, अगर आप मुझसे पूछें कि नंबर वन बेस्ट डाइट क्या है, तो वो मैं आपसे कहूंगी कि ग्रीन लीव्स का जूस है। पत्तियां, पत्तियां हमारी डाइट के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस चीज को हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो पाया कि इनके अंदर जादू जैसी बात है। और इसके लिए हम लोगों ने विज्ञान को अध्ययन किया, अध्यात्म को अध्ययन किया, और मनुष्य के अलावा अन्य प्राणधारियों को स्टडी किया। और जब देखा कि जो जानवर हरी पत्तियां खाते हैं, आप उन पत्तियों उन जानवरों को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि पत्तियां खाने वाले जानवरों के अंदर आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो उसमें सबसे पहला अंतर आप ये देखेंगे कि ये बीमार नहीं पड़ते हैं जल्दी। पत्तियां जो भी अपने भोजन में ले रहे हैं जानवर, तो आप देखेंगे कि ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि इनके मल में बदबू नहीं होती है। तीसरा आप देखेंगे कि इन जानवरों से किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं फैलता है। और अगर यही डाइट हम भी लेने लग जाएंगे तो हमारे अंदर भी ये सभी चीजें आने लग जाएंगी। जो भी तकलीफें हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, या कहीं कैल्शियम की कमी है तो कहीं आयरन की कमी है तो कहीं आयोडीन, ये दुनिया भर के जितने भी सब चीजों के लिए आज हम तरह तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये सारी चीजों को ये कवर कर सकता है पत्तियों का सेवन। तो उसके लिए हम लोग बताते हैं कि सबसे पहले आप एक पत्तियों का जूस ले लें, जिसमें जनरल पत्तियां आप पूछेंगे कि भाई कौन सी पत्तियां ली जानी है, तो हम लोग तो सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई जो पत्तियां जानवर खा सकते हैं वो इंसान भी खा सकता है। जो पत्तियां जानवर नहीं खाते, हमें उन पत्तियों से दूर रहना चाहिए। जबकि अभी देखने में यह आता है कि जो पत्तियां जानवर नहीं खाते, जैसे चाय की पत्ती और तंबाकू की पत्ती, अफीम की पत्ती, गांजा की पत्ती, ये पत्तियां इंसान खा रहा है। जिसको जानवर भी नहीं खाता है उसको इंसान खा रहा है। और डिफरेंस आप देख लीजिए, जानवर के स्वास्थ्य को स्टडी कर लीजिए और इंसान के स्वास्थ्य को स्टडी कर लीजिए, डिफरेंस सामने दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह की ये बात है कि जो पत्तियां जानवर खाते हैं, धनिया, पुदीना, पालक, ये सब तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ता, बेल पत्ता, अमरूद है, गुड़हल है, आम, जामुन, नींबू, पीपल, बरगद, सब तरह की पत्तियां हम खा सकते हैं। उसमें कोई शंका की बात नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसी 4-6 तरह की पत्तियां हमने ली और उनको धोया, काटा, मिक्सी में डाल दिया, पानी डाल के चला लिया, और उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें कुछ नींबू डाला, नमक डाला, कुछ आंवले वगैरह डालना हो तो वो डाल लिया। फ्लेवर के लिए आप उसमें कभी अंगूर डालिए, तरबूज डालिए, कभी एप्पल डालिए, लौकी डालिए, कभी टमाटर डालिए, अलग अलग फ्लेवर के बनाकर ये जूस ये हमारी फर्स्ट डाइट होनी चाहिए, लिक्विड डाइट। लिक्विड लेने से फायदा क्या होगा कि जो अंदर सफाई का काम चल रहा है ना, तो उस सफाई में भी ये लिक्विड जो है ये हेल्पफुल होगा। तो ये हमारी फर्स्ट डाइट है 14 घंटे के बाद। और पुराने समय में आप देखिए कि शाम को, जैसा कि अभी आपने भी कहा नीता जी ने, कि शाम का खाना जो कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। पहले के लोग एक्चुअली सूर्योदय से पहले उठते थे और सूर्यास्त से पहले भोजन करके और थोड़ा स्वाध्याय करके और वो सो भी जाते थे जल्दी। मुझे लगता है 7 से 8 के बीच में कोई टीवी था नहीं, इंटरनेट था नहीं, कहीं कुछ ऐसा था नहीं। अब शाम हो गई, खाया पिया, थोड़ा अड़ोसी पड़ोसियों के साथ बैठे, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, कुछ पढ़ाई लिखाई हुई, कुछ स्वाध्याय हुआ, और उसके बाद सो गए। तो रात का ये जल्दी खाना जो बताया जाता है ये बहुत अच्छी चीज है, बट आज के परिवेश में किस हद तक पॉसिबल है ये देखना पड़ता है। क्योंकि आज हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें सवेरे देर से उठना, रात को देर से सोना, दिन भर काम करके आते हैं लोग, 9 से 10 के बीच में तो बहुत से लोग घर वापस लौटते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो रात को जल्दी सूर्यास्त से पहले खा लें। ये चीजें थोड़ा कम हो पाती हैं। जैन धर्म में तो अभी भी स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप सूर्यास्त से पहले खाइए, और सभी धर्म में इस बात की बात है, और ये बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे? तो उसका भी हमारी जो डाइट है, उस डाइट को अगर हम फॉलो करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत अगर आइडियल से थोड़ा दाएं बाएं भी अगर होते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। तो जैसी भी अपनी सुविधा हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, तो वहां से फिर 14 घंटे का उपवास होना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम रात को 11 बजे खाना खाकर सोए और सवेरे फिर 6 बजे खाने बैठ गए। ये ठीक नहीं है। कम से कम 12 से 14 घंटे, मैं तो बल्कि 14 से 16 घंटे कहती हूँ, बट ठीक है, 12 से 14 घंटे भी अगर हो जाए तो भी ठीक है, स्टार्टिंग किया जा सकता है। तो ये हमारी जो फर्स्ट डाइट है जूस की, ये मैंने आपको बताई। उसके बाद अगर बॉडी को नेचुरल रखना चाहते हैं, जो कि हर कोई चाहेगा, तो अगर अपनी बॉडी को हमें लंबे समय तक नेचुरल बना के रखना है कि आंखें देखने का काम बढ़िया करें, कान सुनने का काम बढ़िया करें, कमर सीधे बैठ सके और घुटने मुड़ सके, कंधे चल सके, अगर हम ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारी डाइट भी नेचुरल होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमारा जो शरीर है वो फूड से बना है, और फूड से ही मेंटेन होता है। इसलिए हम अगर जिस भी प्रोडक्ट को हमें बनाना होता है, किसी भी प्रोडक्ट को हमें बनाना होता है, तो उसमें रॉ मटेरियल हम कैसा दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, तो ये भोजन से बना है, ये बात सही है। रामचरितमानस में लिखा है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, और ये पांचों तत्व हम अपने भोजन के रूप में अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व अनाजों में, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में, और आकाश तत्व का मतलब है कुछ नहीं, यानी उपवास का तत्व। तो ये जो हमारे 5 तत्वों की जो थ्योरी है, ये आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो भी मेडिकल साइंस से काफी डिफरेंट है। जहां आज मेडिकल साइंस कह रहा है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योर नहीं हो पा रहा है, तो वही हमारे शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, ये क्योर की बात करते हैं। हम लोग तो रिसर्च वर्क में लगातार जुड़े हुए हैं, और देख रहे हैं कि जिन बीमारियों को आज मेडिकल साइंस लाइलाज बता रही है, वो बीमारियां बड़ी आसानी से ठीक की जा सकती हैं। ठीक है, बहुत बड़ी कोई बीमारी है तो उसमें कहीं हमें कुछ हेल्प लेनी पड़े, कुछ मेडिकेशन की जरूरत पड़े, तो मना नहीं है। सर्जरी की जरूरत कहीं पड़ जाए इमरजेंसी में, तो मना नहीं है। बट हम दवाइयों के बिना स्वस्थ नहीं रह सकते, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। और आज एक ऑनेस्ट डॉक्टर इस बात को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि दवाइयों से स्वास्थ्य का संबंध है नहीं। ये दवाइयां हमें केवल राहत दे रही हैं, हमारे सिम्टम्स में हेल्पफुल है, सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए यूजफुल है, लेकिन बीमारियों को क्योर नहीं कर पा रही। इसलिए अगर अपनी बॉडी को हमें फिर से नेचुरल कंडीशन में लाना है, जो कि अननेचुरल हो चुकी है, तो उसके लिए हमें अपने भोजन को नेचुरल की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो दोपहर का जो हमारा भोजन है एक समय का, वो अननेचुरल सॉरी वो नेचुरल डाइट है, जिसमें नेचर मदर के द्वारा दिया गया जो कुछ भी भोजन है वो हम ले सकते हैं। कोई बहुत कॉस्टली लेने की जरूरत नहीं है, कोई अंगूर अनार की जरूरत नहीं है। सीधा सच्चा, कहते हैं हम लोग कि जो भी प्रकृति ने दिया, कच्चा आहार, नेचुरल डाइट हमारी दोपहर की ये होनी चाहिए। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्प्राउट्स ले लिया। स्प्राउट जो है ये अनाज है, पृथ्वी तत्व है, लेकिन जब इसमें अंकुर निकल आते हैं, स्प्राउट हो जाता है, तो ये इसका गुणधर्म बदल जाता है और ये भी फल की कैटेगरी में आ जाता है। तो दोपहर में जो हमारा भोजन होना चाहिए, वो पहले हमने सुबह से लेकर 14 घंटे उपवास किया, आकाश तत्व लिया, और उसके बाद अब हमें थोड़ी पत्तियां ली हमने, ये वायु तत्व लिया, और अब हमारा नंबर आता है फल का। तो ये जो फल है, फल मतलब जो भी जमीन के ऊपर पैदा हो रहा है। कंद जो है जमीन के नीचे पैदा हो रहा है, और जो जमीन के ऊपर पैदा होता है वो सब कुछ फल है। चाहे वो लौकी कद्दू हो, टमाटर खीरा हो, गाजर मूली हो, और चाहे पपीता अंगूर अनार हो, ये सब कुछ फल ही है। तो दोपहर में हमारी ये डाइट होनी चाहिए, थोड़ा सा अंकुरित ले लिया, और उसमें जो कुछ भी मिल जाए सीजन के हिसाब से, खीरा गाजर ककड़ी मूली धनिया पुदीना पालक,
और चाहे तो आप इसमें किशमिश खजूर ऐसा डालकर और भर पेट आप इसको खा सकते हैं। तो ये हमारा दोपहर का लंच है। और उसके बाद जो हमारा रात का खाना है, उसमें हम लोग कहते हैं कि ठीक है, दोपहर में आपने मदर का दिया हुआ खाया, नेचर मदर का दिया हुआ खाया, और अब आप पत्नी का दिया हुआ खा सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, जो रुचे सो पचे, जो आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। उसमें भी बस थोड़ा ध्यान रखें, 80% सब्जियां हो और 20% अनाज। ये हमारा एक बहुत संक्षिप्त सा, मैंने आपको एक बार रिवीजन के लिए अपना डाइट चार्ट बताया कि ये डाइट अगर हम फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि जो भी बीमारियां हैं उसमें बहुत जबरदस्त फायदा होने लग जाएगा। बीमारियां अपने आप हमें छोड़कर भागने लग जाएंगी। नई बीमारियों का आना धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगा, और नई बीमारियां नहीं आएंगी। आप भूल जाएंगे कि आपको हर सर्दियों के मौसम में जुकाम होता था। आप भूल जाएंगे कि मुझे अब सर्दी हुए कितने दिन हो गए। पहले हर सीजन में बुखार आता था, अब आप देखेंगे ये छोटे मोटे परिवर्तन आप अपने अंदर देखेंगे। पहले आप नीचे नहीं बैठ पाते थे, बाल्टी लगाकर नहीं बैठ पाते थे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपसे ऐसा होने लग गया। तो ये छोटे मोटे चेंजेस आप बहुत जल्दी इस डाइट के साथ में देख सकते हैं। जहां तक बात है कि आजकल भोजन के संबंध में इतना व्हाट्सएप पर आता है, इतना सोशल मीडिया पर तरह तरह का ज्ञान होता है कि हमारे को भी समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, क्या फॉलो करें क्या ना करें। तो आज हालत ये है कि हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। कहीं पर भी कुछ पढ़ लिया कि इसको खाने से ये होगा, उसको खाने से ये होगा, हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन उसके पीछे इन सब चीजों के पीछे कुछ खास रिसर्च नहीं है। अब कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, उसकी क्या अथॉरिटी है, वो सब चीजें हमें मालूम नहीं रहती हैं। तो हम तरह तरह की चीजें प्रयोग करते रहते हैं। तो उसकी इतनी कोई खास आवश्यकता नहीं है। सीधा सिंपल सा स्वस्थ रहने का फंडामेंटल ये है कि डाइट में पहला उपवास का महत्व हो, दूसरा पत्तियों का महत्व हो, तीसरा रॉ डाइट का महत्व हो, और चौथा अनाज कम से कम हो। ये अग्नि तत्व है, ये सॉरी पृथ्वी तत्व है जो अनाज में पाया जाता है। ये सबसे कम हमारी बॉडी में चाहिए, खासतौर से 25 साल के बाद। तो हम जो है सुबह से लेकर रात तक केवल अनाज ही खा रहे हैं। सुबह नाश्ते में भी अनाज ले रहे हैं, दोपहर के लंच में भी, शाम के नाश्ते में भी, रात के खाने में भी। और जहां तक मुझे लगता है कि आज के इस मीटिंग में सभी ध्यान योगी लोग जुड़े हुए हैं जो ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि ध्यान साधना जैसी साधना अगर हम करने के लिए बैठे हैं और हमारी बॉडी में अगर पृथ्वी तत्व अधिक जाएगा, तो ध्यान के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ध्यान जल्दी लगेगा नहीं। और बड़ा साइंटिफिक है ये कि पृथ्वी तत्व बॉडी में अगर ज्यादा है तो ये पृथ्वी हमें नीचे खींचेगी। हमारी चेतना ऊपर उठना चाहती है मेडिटेशन में, और ये पृथ्वी तत्व हमें नीचे घसीटने की कोशिश करेगा। इसलिए आप देखिए कि जो भी ध्यान के अच्छे योगी हुए हैं, अगर आप उनको स्टडी करें, अपने गुरु जी को स्टडी करें, तो आप पाएंगे कि उनका आहार जो था ना, वो बहुत कम था, हल्का फुल्का था, सात्विक था। और मनमाने ढंग का आहार करके ध्यान करना ये बहुत कठिन हो सकता है। और अगर थोड़े से भी भोजन में अगर सुधार कर लिया जाए तो हमारा ध्यान बहुत बढ़िया हो सकता है। ध्यान के बारे में भोजन के बारे में आज बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग सबसे पहली बात तो लोग यही नहीं समझ रहे हैं कि भोजन हम कर क्यों रहे हैं। हम कर तो रहे हैं दिन में 4 बार, लेकिन हमें ये सच तो ये पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। बस भगवान ने एक मुंह दे दिया है, इसके अंदर स्वादिष्ट एक जबान लगा दी है, और बढ़िया कैपेसिटी का एक पेट दिया है। तो बस कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि बस लोग गड्ढा भर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं और गड्ढा भर रहे हैं बस। खाने के बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं है। खाना एक ऐसी चीज है कि फूड ही मेडिसिन है, आहार ही औषधि है। और छांदोग्य उपनिषद में तो लिखा है, कहते हैं कि आहार किसे कहते हैं, भोजन किसे कहते हैं, तो वहां पर लिखा है कि भोजन वो है जो इंसानों के द्वारा खाया जाता है। और दूसरा आहार की परिभाषा ये है कि जो इंसानों को खा जाता है उसको आहार कहते हैं। खाने को खाने के लिए बहुत समझदारी, बहुत धैर्य, बहुत चतुराई की आवश्यकता है। जैसे एक शिकारी शिकार करने जाता है, और वो अगर ये सोचे कि बस मुझे तो तीर चलाना आता है तो मैं तो अब शेर मार के ले आऊंगा, नहीं मार पाएगा। उसके लिए बहुत सूझबूझ चाहिए। केवल तीर चलाना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसे ही खा लेना ही पर्याप्त नहीं है।
पर खाने को सूझबूझ के साथ खाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर सूझबूझ के साथ नहीं खाया गया, शेर को अगर सूझबूझ के साथ नहीं मारा गया तो उल्टा शेर ही हमारे ऊपर अटैक कर देगा। हम गए थे उसका शिकार करने और हम खुद ही शिकार हो गए। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसा कि अगर हम भोजन को सही ढंग से सावधानी से नहीं खाएंगे, मनमाने ढंग से खाएंगे, जब मिला जो मिला जैसा मिला जितना मिला बस डाल लिया, अगर हम इस ढंग से भोजन को अगर पेट में डालेंगे तो हमें बीमार होने से कोई भी नहीं रोक सकता और ये भोजन ही हमें खा जाएगा। तो ये भोजन के संबंध में एक बहुत झूठी धारणा है कि भोजन से ताकत मिलती है। ताकत तो इस दुनिया में भगवान के अलावा और कहीं से मिलती नहीं है। किसी भी तरह की एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आज विज्ञान जगत में है, इस शरीर जगत में है, जितना भी एनर्जी का सोर्स है, वो केवल केवल और केवल उस परमात्मा ने वो डिपार्टमेंट अपने पास ही रखा है। एनर्जी तो केवल परमात्मा में आती है, बाहर तो केवल साधन है। भोजन एक साधन है, एक माध्यम है शरीर के निर्माण का और शरीर के अंदर टूट फूट करके उसको मेंटेन करके रखने का। लेकिन आप सोचे कि शक्ति उससे आती है? शक्ति तो कभी आ ही नहीं सकती। बहुत विस्तार में ये सब्जेक्ट है, अभी मैं उस विस्तार में नहीं जा रही हूँ। थोड़ा किताबों का अध्ययन करिए, थोड़ा और विस्तार से और वीडियोस वगैरह देखिए, समझने की कोशिश करिए। पर आज मैं आपको ये जरूर बताने की कोशिश करूंगी कि अगर ये एनर्जी हमें खाने से नहीं आती है तो फिर ये एनर्जी कहाँ से आती है और कैसे आती है। क्योंकि अगर मेडिकल साइंस के सामने ये बात रखी जाए कि भाई फूड से एनर्जी नहीं आती है तो हमारा पहला सवाल यही होगा कि फिर कहाँ से आती है, कैसे चल रही है ये दुनिया, कैसे इंसान जब नहीं खाता है तो कमजोरी आती है और खा लेता है तो ताकत आती है। तो देखिए, मैं आपको इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसको आज मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगी, और वो विषय है नींद का। स्लीप। स्लीप जो है ना, ये एक बहुत ही चमत्कारिक घटना है जो परमात्मा ने इस मनुष्य को ही नहीं बल्कि समस्त प्राणधारियों के लिए नींद की अवस्था एक बनाई है। नींद के हमें हम जाते तो रोज हैं, सोते हम रोज हैं, जब मौका मिल जाए तब सो जाते हैं। लेकिन जैसे हमने खाने को नहीं समझा खाते हम रोज हैं, ऐसे ही सोते हम रोज हैं, लेकिन हमने नींद को कभी समझा नहीं है। नींद एक वो अवस्था है जिस अवस्था में हमारा संपर्क परमात्मा से होता है। मेडिकल साइंस नींद को ऐसा नहीं मानती है। मेडिकल साइंस का ऐसा मानना है कि नींद जो है ये एक बॉडी की रेस्ट पोजीशन है, स्टैंड बाई पोजीशन है, कि रात को आप सो गए और रात भर आपने विश्राम किया और सवेरे आप उठ गए और रात को आप जो खाना खाकर सोए थे उस खाने से आपको एनर्जी आ गई और उससे आपने दिन भर काम किया। ये मेडिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर भोजन से शक्ति आती होती तो रात को जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कहते हैं भाई अब हमसे काम नहीं होगा। एक पहलवान कुश्ती लड़ने जाता है तो वो कहता है कि भाई कुश्ती लड़के आऊंगा उसके बाद खाऊंगा, कुश्ती लड़ने से पहले कभी नहीं खाता। जब नहीं खाते हैं तो कमजोरी आती है, ये बात तो सही है। क्योंकि जब हम नहीं खाते हैं उस समय जीवनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर सफाई का काम करती है। सफाई करती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, गैसेज हैं, एसिड्स हैं, ये सभी उभाड़ मारते हैं। तो गैस जो है वो सर में चढ़ती है तो सिर में दर्द हो सकता है। एसिड जो है ये जब उभाड़ पर आता है तो जलन हो सकती है, उल्टी की इच्छा हो सकती है, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, कहीं पे बॉडी के किसी पार्ट में जलन की स्थिति आ सकती है। तो ये सभी एसिड्स के लक्षण हैं जो अपने उभाड़ पर होते हैं, जो साफ होने के लिए बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। इसलिए हमें ना खाने पर तकलीफ होती है। और जब हम खा लेते हैं तो वो सफाई का जो कार्यक्रम अंदर चल रहा था वो सप्रेस हो जाता है। डाइजेशन का काम शुरू हो गया, सफाई का काम बंद हो गया, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमने खा लिया तो ताकत आई। खाने से ताकत का संबंध नहीं है। ताकत तो केवल हमें गहरी नींद में आती है। जब हम रात को गहरी नींद में सो जाते हैं उस समय एक बहुत खास घटना घटती है। और वो घटना ये है कि कबीर दास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इंसान के जीवन में जब भी मैं शून्य हो जाता है, चाहे एक क्षण के लिए हो, एक सेकंड के लिए हो या एक घंटे के लिए हो, जब भी जिस भी स्थिति में जिस भी परिस्थिति में हमारा मैं जीरो हो जाता है, शून्य, समझ लीजिए वो वही वो क्षण होता है जब हम परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं।
वही वो क्षण होता है जब हम उससे जुड़कर उस परमात्मा की एनर्जी से एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट से कनेक्ट करते हैं और हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर चार्ज होता है उस परमात्मा की शक्ति से, जब डीप स्लीप की पोजीशन में हमारा अहंकार शून्य हो जाता है, हमारा मैं शून्य हो जाता है, और उस स्थिति में हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब गहरी नींद आती है तो सोकर उठते हैं तो हम कहते हैं कि आज बड़े आनंद से। कहाँ से आया ये आनंद? ये आनंद हमें अंदर से आया। ये कोई रसगुल्ले का आनंद नहीं है, ये कोई पिक्चर का आनंद नहीं है। ये आनंद आया है जब हमारा मैं का विलय। तो ये कहलाती है नींद की पोजीशन। इसके ऊपर जब रिसर्च किया गया तो देखा गया, पाया गया कि रात को जब हम सोए तो हमारा एनर्जी लेवल लगभग ना के बराबर था। एकदम थक गए थे, कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं बची थी और हम थक कर सो गए थे। एनर्जी लेवल हमारा एकदम डाउन था। सवेरे जब हम सोकर उठे तो हमारा एनर्जी लेवल फुल है। अगर नींद बढ़िया आ गई तो हमारी बैटरी फुल चार्ज है। अब अगर हमारी बैटरी फुल चार्ज है इसका मतलब है कि चार्जिंग हो गई ना। और चार्जिंग अगर हुई है तो एक विज्ञान का विद्यार्थी जानता है कि अगर चार्जिंग हुई है तो इसका मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ ना कुछ तो रहा होगा जहां से वो चार्ज हुआ होगा। तो उस परमात्मा की शक्ति से डीप स्लीप में हमारा शरीर चार्ज होता है। और सेम यही शक्ति हमें प्राप्त होती है मेडिटेशन में। सेम तो नहीं कहूंगी, दोनों एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। नींद में हमें जो शक्ति प्राप्त होती है ये केवल शारीरिक शक्ति होती है। और आप ये समझ लीजिए कि बस इतनी होती है कि हमारा वॉलेट थोड़ा रिचार्ज हो जाता है अपने दिन भर के काम धंधे करने के लिए। बाकी बैलेंस ज्यादा नहीं होता है इसमें। दिन भर आप काम कर लीजिए, रात तक फिर आपका वॉलेट खाली हो जाएगा। तो ये परमात्मा ने एक सभी के लिए बनाया है, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। जितने जानवर हैं उनके लिए भी ये स्लीप की पोजीशन बनाई गई है कि वो भी सोते हैं और अगले दिन अपना काम कर पाते हैं। तो इससे हमें जो स्वास्थ्य मिला और जो शक्ति मिली ये दिन भर के काम करने भर की मिलती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जिस दिन आप अच्छे ढंग से सो नहीं पाते हैं उस दिन आपने चाहे कितना भी बढ़िया भोजन कर लिया हो रात में, लेकिन अगले दिन आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और अगर आपने रात को खाना ना भी खाया हो किसी दिन, लेकिन नींद अगर बहुत बढ़िया आ जाए तो सवेरे आप देखते हैं कि बॉडी में फुल एनर्जी रहती है, उसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं रहती है। तो यानी कि हमारा शरीर इस एनर्जी से चार्ज होता है। लेकिन जो ध्यान की एनर्जी है, देखिए मनुष्य को स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये 5 एनर्जी इंसान को अपने जीवन में चाहिए। तो जो स्वास्थ्य है और जो शक्ति है ये काफी हद तक हमें नींद के माध्यम से काफी हद तक हम गेन कर सकते हैं। एक जानवर, एक घोड़ा, एक बैल, घोड़ा गाड़ी, ये सभी लोग ध्यान नहीं करते हैं लेकिन सोते हैं और अपने जीवन को आराम से चला पाते हैं। लेकिन अगर हमें आनंद चाहिए, अगर हमें ज्ञान चाहिए, अगर हमें प्रेम चाहिए तो ये नींद से मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नींद में हमारी रेस्ट पोजीशन ऐसी रहती है, रीढ़ की हड्डी हमारी सोते समय ऐसी रहती है, जबकि मनुष्य को भगवान ने ऐसा बनाया है, वर्टिकल बनाया है। जब तक हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगे तब तक केवल इस पोजीशन में हम उतनी ही एनर्जी गेन कर पाएंगे जितना कि एक जानवर कर पाता है। इसलिए नींद अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। लेकिन मेडिटेशन जो है ये नींद से एक मिलती जुलती अवस्था है। ध्यान में हम उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो गहरी नींद में हमने अनजाने में प्राप्त कर ली थी, यानी कि मैं को जीरो करना। मैं शून्य हूं, अपने अस्तित्व का विलय करना, अपने विचारों का विलय करना, अपनी सोच का विलय करना और अपने आप का विलय करना, अपने आप का समर्पण करना, ये ध्यान कहलाता है। और ये हमें इस पोजीशन में इस एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान और नींद कुछ कुछ मिलती जुलती अवस्था है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और नींद के बारे में भी आज लोगों के मन में बड़े भ्रम रहते हैं कि नींद हमें कितनी लेनी चाहिए, एक इंसान को कितना सोना चाहिए। तो लोग नींद के नाम पर बहुत ज्यादा सोते हैं। और एक व्यक्ति ने तो मुझसे ये भी प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि नींद में हमारी बॉडी चार्ज होती है, तो फिर ध्यान की जगह अगर नींद को ही बढ़ा दिया जाए तो कैसा रहेगा? अभी तो रात में एक ही बार सोते हैं, क्यों ना हम दिन में भी सो लिया करें। तो देखिए ऐसा नहीं है। सच बात तो ये है कि बैटरी
से अगर हम इसकी तुलना करें, नींद में शरीर की चार्जिंग की तुलना अगर हम एक बैटरी से करें तो हमें ज्यादा समझने में आसानी होगी। जैसे एक अच्छी बैटरी होती है, चाहे मोबाइल की हो चाहे इन्वर्टर की हो, कोई भी बैटरी अच्छी अगर होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, नई होती है, तो कम समय में चार्ज हो जाती है। फास्ट चार्जिंग, आजकल फास्ट चार्जर आ गए हैं, फास्ट चार्जर लगा दीजिए तो फटाफट चार्ज हो जाती है। अच्छी बैटरी की पहचान ये है जो बैकअप ज्यादा दे और चार्जिंग पीरियड उसका कम। तो इसी तरह शरीर भी वो अच्छा है जो कम नींद में ज्यादा चार्ज हो सके, वो शरीर अच्छा है। ना कि वो शरीर अच्छा है जो 8-8 घंटे सो रहा है और उसके बाद जब सोकर उठता है तो 12 बजे तक फिर से उसको आलस आने लगता है, फिर से नींद आने लगती है। तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर अभी शुद्ध नहीं है। इसका मतलब है कि अभी हमारा खान पान ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि हम तनाव में है। इसका मतलब है कि हमारी नींद जो है वो हमें देखने की जरूरत है कि हमारी नींद सही नहीं हो रही है। अगर हमारी नींद अच्छी होगी, अगर हमारा शरीर शुद्ध होगा, तो आप देखेंगे कि कम समय में ज्यादा बढ़िया बैटरी चार्ज होगी और बैकअप बहुत लंबा देगी। शरीर शुद्ध शरीर, स्वस्थ शरीर की पहचान ही यही है कि लंबे समय तक काम करे, फिर थोड़ा थके, फिर वो थोड़ा नींद ले, थोड़ी नींद से वो चार्ज हो जाए और उसके बाद फिर लंबे समय तक काम कर सके। खराब शरीर वो है जो थोड़ा सा काम करे, थक जाए, फिर लंबी नींद ले और उसके बाद फिर सोकर उठे, फिर वो थोड़ा सा काम करे, फिर उसको सोने की जरूरत पड़े। तो सोने की आवश्यकता किस मनुष्य को कितनी है, ये हमें कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारे हमारा शरीर कितना शुद्ध है। अगर हमारे शरीर में अनाज ज्यादा जा रहा है तो हमारी नींद ज्यादा हो जाएगी। अगर हमने गरिष्ठ भोजन लिया है तो हमारी नींद तो हमें ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी। जितने योगी होते हैं, जितने साधक होते हैं, जितने संत होते हैं, जो साधना करने वाले साधक हैं, आप देखिए उनकी नींद कब हो जाती है। हमारे गुरु जी तो 2 घंटे सोते थे, तो उठ उठ के बैठ जाते थे, हो जाती थी उनकी नींद पूरी। तो लेकिन फिर भी ठीक है, एक साधारण एक एवरेज अगर मैं कहूँ तो 6 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल भी नींद की आवश्यकता नहीं है। 6 घंटे भी ज्यादा ही है। एक साधना करने वाले, जैसे आप सब ध्यान करने वाले लोग हैं, तो ध्यान करने वालों को एक 4 से 5 घंटे की नींद काफी होगी। इससे ज्यादा सोने की आवश्यकता है नहीं। अगर इससे ज्यादा हमको आवश्यकता पड़ रही है तो फिर हमें अपने खाने को देखना पड़ेगा और अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत देर से जो हम खा रहे हैं उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, जो बहुत देर से हम सोकर उठ रहे हैं उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो डिपेंड करेंगी कि कैसे हमारा शरीर ज्यादा शुद्ध हो सके, कैसे हमारी नींद कम हो सके। तो ये नींद अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है और इस नींद के माध्यम से भी हम अपने शरीर को ठीक बना सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर उनको जो मेडिसिन देते हैं, एलोपैथिक में तो लगभग जितनी भी दवाइयां हैं सब में कुछ ना कुछ नींद की दवा की मात्रा कुछ ना कुछ होती है। अगर एक पेशेंट सो रहा है और अगर उसके बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन का टाइम हो गया, तो आप डॉक्टर से पूछिए कि साहब पेशेंट तो अभी सो रहा है, क्या करें? तो डॉक्टर कहेगा कि थोड़ा सोने दीजिए, कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद इंजेक्शन लग जाएगा। सोना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें जब देखो तब नींद आती रहे। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। दिन भर में एक बार सोए, दोपहर में सोना अच्छी बात नहीं है। दोपहर में लंच के बाद एक थोड़ा सा विश्राम करना, थोड़ा सा आराम करना, बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा दीदी ने मुझसे कहा था कि मुझे इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि हम लोगों ने, मैंने जो अभी आपको बताया कि रात की डाइट, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो पहले भी जब चर्चा की थी तो रह गया था कि रात को ही हम लोग खाना क्यों कहते हैं। क्योंकि जनरली तो जो कॉन्सेप्ट समाज में है उसमें तो यह है कि रात को आप भिखारी की तरह खाओ, नहीं खाओ तो भी चलेगा, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। तो रात को ही इस डाइट में रात को खाने के लिए क्यों कहा गया? रामचरितमानस में लिखा है, पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लो। रामचरितमानस में लिखा है कि वहां पे रात में एक समय का भोजन बताया गया है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं समझने के लिए। इसमें ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि खाने का सबसे पहला नियम ये है कि भोजन जो है ये शरीर के निर्माण और टूट फूट की मरम्मत के लिए। अब दिन भर आप काम करिए,
फिजिकल मेंटल जो भी आप काम करिए, कुछ टूट फूट होने दीजिए पहले। बिना टूट फूट के रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होता किसी चीज का। कोई भी चीज बिना टूटे हम उसको पहले ही रिपेयर करने लग जाए तो ये मूर्खता होगी। पहले टूट फूट है, उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस है। तो इसलिए दिन भर आप आराम से पहले काम करिए, शरीर के अंदर थोड़ी टूट फूट होने दीजिए, और उसके बाद रात का आपको भोजन लेना चाहिए। दूसरा भोजन का जो नियम है वो ये है कि करी भोजन विश्राम। रामचरितमानस में लिखा है करी भोजन विश्राम। भोजन हमें मेन मील जो है वो हमें तभी लेना चाहिए जब हमारे पास सोने की व्यवस्था हो, आराम करने का हमारे पास समय हो। अगर किसी दिन हमें खाना खा के भागना है तो अच्छा रहेगा कि आप ना खाएं या बहुत हल्का फुल्का खा लें। लेकिन अगर आपने पूरा डाइट ले लिया और उसके बाद आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि भोजन करने के बाद जो परिश्रम करता है, दौड़ लगाता है, भागता है, तैराकी करता है, इस जो भी ऐसे शारीरिक काम करता है, उसके पीछे मौत दौड़ती है। इसलिए पहले परिश्रम करिए, फिर भोजन लीजिए और फिर विश्राम करिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये रात का भोजन उचित है। रात को ही भोजन एक समय का हम लोग लेते हैं। मैं पिछले लगभग 42 साल से रात को एक समय ही भोजन ले रही हूँ। आराम से आप खाने के बाद कुछ 40-50 कदम अगर चलना है तो चलिए। बाकी हम लोग तो रात को कोई खाने के बाद टहलने के लिए भी नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए दिन भर में जीवनी शक्ति हमारी काफी खर्च हो चुकी है। सुबह से लेकर रात तक बेचारी काम में लगी थी, कितने तरह के उसने काम किए। तो अब वो जीवनी शक्ति हमारे पास थोड़ी बची है। मैंने बताया था ना, वॉलेट चार्ज हमारा रात तक आते आते लो बैलेंस पर आ गया है। तो अब जब रात को लो बैलेंस है और उसके बाद अगर हम ये खाना डालते हैं तो जीवनी शक्ति बहुत तेजी से खर्च होती है। तो अगर उस टाइम पर हम खाने के पाचन के अलावा उसको और भी काम दे देंगे कि भाई तुम घूम भी लो, टहल भी लो और परिश्रम भी कर लो, तो जीवनी शक्ति है तो उतनी रिजर्व है जितनी हमारे पास बची है। तो वो जीवनी शक्ति अनावश्यक कामों में से हमें बचानी चाहिए। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का ना तो फिजिकल ना मेंटल किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में भी जहां पर बहुत स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि खाने के बाद आप जल्दी सो जाइए, तो वहां पर भी यही कहा गया है कि भोजन के बाद थोड़ा स्वाध्याय करिए, थोड़ा सा कुछ अध्ययन करिए, कुछ अच्छा चरित्र पढ़िए, भगवान का चरित्र पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। और मोबाइल का डेटा तो खाने के साथ ही बंद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि सोने से कम आधा पौने पौने घंटे पहले तो हमें अपना मोबाइल का डेटा ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि ये हमारी नींद को इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि इस समय सबसे बड़ी बीमारी जो है ये हमारा मोबाइल डेटा है, जो हमारे मस्तिष्क को खराब कर रहा है, हमारे ध्यान की साधना को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा नींद हमारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, हम स्ट्रेस में आ रहे हैं और हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं मोबाइल की वजह से। इसलिए दिन में आप देखिए या सोने से पहले आप कम से कम आधे घंटे पहले आपको जो देखना है थोड़ा बहुत वो आप देख लीजिए। और सोने से पहले तो हमें कम से कम 40-45 मिनट पहले इसको बंद कर देना चाहिए, और सोने से पहले एक 15-20 मिनट संभव हो तो थोड़ा मेडिटेशन करके हमें तभी सोना चाहिए, ताकि आपकी नींद बहुत अच्छी आए, नींद बहुत गहरी आए। नींद अगर बहुत गहरी आएगी तो सवेरे भी उठकर आप जब मेडिटेशन बैठेंगे तो आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे और सवेरे आप जल्दी उठ भी पाएंगे। तो ये जो रात का खाना मैंने आपको बताया, ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खाने का उद्देश्य है रिपेयर मेंटेनेंस, और ये रिपेयर मेंटेनेंस हमें टूट फूट के बाद रात में एक बार करनी चाहिए। और ये मेन मील डे है। हैवी भोजन जो है ये हमें रात को सारे कामों से निपट कर ही लेना चाहिए। देखिए हमारे जो सिद्धांत हैं ये शास्त्र सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, प्रैक्टिकल है, हम लोग इतने इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हाँ फिर भी लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। और वो मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आज कॉन्सेप्ट समाज में इतना ज्यादा चल रहा है कि सुनने में काफी उल्टा लगता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में काफी उल्टा लगता है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगी साथ में कि ये रिजल्ट भी हमारे उलटने में सक्षम है। आज हमारी जो बीमारियां हम जो लड़ रहे हैं उनसे और वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, इस रिजल्ट को भी उलटने वाली ये डाइट है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इसलिए सुनने में भले ही आपको उल्टी लगे लेकिन ये विज्ञान सम्मत है, इस पर बहुत सारा रिसर्च वर्क हुआ है। हमारे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भी और भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ जुड़कर
हम लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन किया है, और ये शास्त्र भी सम्मत है और विज्ञान से सम्मत भी है। तो ये रात का भोजन है। जहां तक आजकल हमारे डाइट में लोगों का सवाल रहता है कि भाई ये गेहूं वगैरह है जैसे, तो अच्छा नहीं है, हैवी होता है, तो इसकी जगह पर अगर हम मिलेट्स वगैरह का भी प्रयोग करें तो कैसा रहेगा? अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम समाज के बीच में जाकर लोगों को स्वास्थ्य का रास्ता अगर दिखा रहे हैं, तो हम लोग प्रायः उन्हीं चीजों को लोगों के सामने रखना पसंद करते हैं जो मानव मात्र के लिए संभव हो। जहां तक मिलेट्स की बात है, बहुत अच्छी बात है, हल्का होता है, बढ़िया सुपाच्य है, और शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, रफेज है, शरीर से बाहर आसानी से निकल भी जाता है, कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि कंपलसरी नहीं है। हम लोग कभी विशेष रूप से इसका कोई प्रयोग नहीं करते हैं। हम तो अपना नॉर्मल खाते हैं। क्यों? उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि देखिए, सवेरे तो हमने जूस पिया, दोपहर में हमने रॉ डाइट ले ली, कच्चा खा लिया, खीरा गाजर ककड़ी मूली खा लिया, रात को 80% हमने सब्जी खा ली। अब बचा हमारा रात का खाना, उसमें हम थोड़ा गेहूं वगैरह खा रहे हैं। तो दिन भर में 80% सब्जी के बाद और फल जूस के बाद हम जो रोटी खा रहे हैं, कितनी खा रहे हैं? एक दो रोटी खा रहे हैं। तो अगर थोड़ा चला भी गया तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात तब है जब हम अपने शरीर के साथ अत्यंत अत्याचार करते हैं। सुबह भी गेहूं, दोपहर में भी गेहूं, रात शाम को भी अनाज, रात को भी अनाज। अगर हम इतना भर भर के और बार बार और गरिष्ठ भोजन अगर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये नुकसानदेह है। लेकिन अगर हम 24 घंटे में एक बार खा रहे हैं, हल्का फुल्का भोजन खा रहे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप जो सुविधा पूर्वक आपको उपलब्ध हो जाए, आप वो खा सकते हैं। इसमें मेरी तरफ से कोई ऐसा स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है कि नहीं आप मिलेट्स का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन हाँ, अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बढ़िया है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूध के बारे में भी हमारे जो विचार हैं वो भी मैं 2 मिनट आपसे शेयर करना चाहूंगी। कि आज जिसको देखो दूध 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 का इतना ज्यादा प्रचलन चल गया है। डॉक्टर्स ने तो दूध को इतना कंपलसरी बना दिया है। और ये आप देखेंगे कि प्रोटीन का जो आज शोर इतना है कि इतना प्रोटीन उतना प्रोटीन, बच्चे भी प्रोटीन खा रहे हैं, बूढ़े भी प्रोटीन खा रहे हैं। जो डाइट मैं आपको बता रही हूँ, इस डाइट में एक इंसान के लिए एक बैलेंस डाइट है। जो कुछ भी चाहिए सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अलग से हमें किसी प्रकार के, हम लोग जो डाइट ले रहे हैं, मैं जो डाइट ले रही हूँ पिछले 40 सालों से बिना दवाइयों के हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, कोई मैं अकेली नहीं हूँ। लाखों लोग हैं जो इस डाइट पर चलकर अपनी बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। तो कैलोरी की बात करो तो हम लोग की कैलोरी मुश्किल से 700-800 कैलोरी, 1000 मान लेते हैं चलिए। जहां लोग 3-3 हजार कैलोरी खा रहे हैं, वो हम लोग इतना इतने कैलोरी पर रह रहे हैं। ऐसे ही प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो हम अलग से कोई प्रोटीन, शायद ही हम कभी 4 महीने में एक बार पनीर खाते होंगे, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ खाते होंगे प्रोटीन के नाम पर। बट हमारे हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी क्यों नहीं है? एक्चुअली बात क्या है कि प्रोटीन हमें ऊपर से डालने की बात नहीं है। प्रोटीन आपने डाल तो लिया ऊपर से बहुत, लेकिन आपके बॉडी का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर का जो पूरा संस्थान है, वो उसको झेल झेल सक रहा है क्या? वो उसको पचा पा रहा है क्या? इतने ऐसे ऐसे पेशेंट्स जिनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, और डॉक्टर्स उनको इतना प्रोटीन खिला रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स को इतना प्रोटीन खिलाया जा रहा है, क्या उनकी बॉडी उस प्रोटीन को झेल पाएगी क्या? पहले शरीर को शुद्ध करिए। शरीर अगर हमारा शुद्ध है तो अपने आप ही उसमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है ही नहीं। डालने की एक्चुअली बहुत कम रिक्वायरमेंट है, निकालने की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आज सारा फोकस हमारा डालने पर है कि हम क्या डालें क्या डालें। हम लोग कहते हैं कि विकारवाद का सिद्धांत है, भीतर से विकार निकालो। पहले पहले कपड़े को साफ करो, फिर इसको डाई के कलर में डालो। अपने कलर में तो डाल दिया उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन कपड़ा तो गंदा है, तो एब्जॉर्ब क्या करेगा? ऐसे ही हमने चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी डाल दी अंदर, लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो फिर ये मल बन जाएगा, शरीर के अंदर चिपकेगा, और ये बीमारी ही पैदा करेगा। तो इस तरह की ये चीजें हैं। ऐसे ही दूध है, दूध के विषय में हम लोग का ऐसा मानना है कि दूध बच्चों के लिए तो ठीक है, जब तक उनका शरीर बढ़ रहा है, मैक्सिमम एक 25 की एज तक। उसके बाद अगर रेगुलर दूध दिया जाएगा तो ये हमारे शरीर के अंदर एक्सेस कैल्शियम के रूप में जमा हो जाएगा,
आज जितने बच्चे हैं, इनको सुबह सुबह जो दूध दिया जा रहा है ये भी ठीक नहीं है। बच्चों को भी सुबह बॉडी में उनके सफाई का काम चल रहा है, थोड़ा सफाई होने दीजिए, थोड़ा लिक्विड डाइट दीजिए, थोड़ा जूस दे दीजिए, थोड़ा नींबू पानी दे दीजिए। दूध अगर उनको देना है तो शाम को दीजिए, 4-5 बजे उनके जो नाश्ते का टाइम होता है उस टाइम पर उनको अगर दूध दिया जाए तो ठीक है। लेकिन 25 साल के बाद अगर आप रेगुलर दूध पियेंगे तो घुटने खराब होंगे ही, आज नहीं तो कल। अभी युवावस्था है तो पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये घुटने खराब होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूध जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सबसे दूध तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन 2-4 मिनट में अगर मैं कहूँ इसके बारे में, तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये दूध दुनिया में सबसे जल्दी सड़ने वाली चीज है। सबसे जल्दी सड़ने वाली चीज दूध है। और बॉडी के अंदर जब सड़न पैदा होती है तो कीटाणु पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा इंफेक्शन करने वाली चीज दूध है। हम लोगों ने ऐसे पता नहीं कितने केसेस ठीक किए हैं जहां पर सर्जरी हुई और उसके बाद सारे उनके जो स्टिचेस थे वो सड़ गए, दोबारा दोबारा बार बार ऑपरेट करने की स्थिति आई। और हमारी पहचान में एक लड़का था 30 साल का, उसको डॉक्टरों ने 3 बार ऑपरेट किया, उसका एक्सीडेंटल केस था पैर का। और लास्ट में डॉक्टर ने कह दिया कि पैर काटना पड़ेगा। और नाश्ते में उसको सवेरे दूध दे रहे थे, रात को उसको सोने से पहले दूध दे रहे थे। हम लोग उसको अपने आश्रम ले आए और उसको केवल ग्रीन जूस पर रखा, 5-7 दिन केवल ग्रीन जूस, नथिंग एल्स। बहुत उसकी हालत खराब थी। और 4 दिन के अंदर उसके सारे टाके सूखने लग गए और 16 से 17 दिन के अंदर उसके सारा पूरा हील हो गया पैर। और जहां डॉक्टर कह रहे थे कि काटना पड़ेगा, वहां आराम से आज वो बच्चा जो है वो पूरा स्वस्थ जीवन जी रहा है। दूध जो है ये बहुत जल्दी सड़ता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन करता है, हील नहीं होने देता है। हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी समस्या है उसको हील नहीं होने देता है। इसके अलावा दूध में एक्सेस कैल्शियम है। आज बुढ़ापे में जिस कैल्शियम को ठीक करने के लिए हम दूध पी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दूध में एक्सेस कैल्शियम है, इसीलिए हम दूध तो पी रहे हैं लेकिन हमारे घुटने ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि भाई आपके घुटने ठीक नहीं है तो आप दूध लीजिए, और आप दूध लेते हैं। डॉक्टर आपको ये नहीं बताते हैं कि आपके घुटने खराब है तो उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, कितना दूध आपको चाहिए, कितना कैल्शियम कम है उसके हिसाब से कितना दूध आपको पीना होगा। ऐसा कुछ नहीं बताते। और लोग बस दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। नतीजा ये है कि कैल्शियम की रिपोर्ट तो ठीक आ जाती है लेकिन घुटने की रिपोर्ट ठीक नहीं आती। इसलिए दूध की 25 साल की उम्र के बाद रेगुलर दूध पिया जाएगा तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं लाने वाला है। इसके अलावा दूध जो है यूरिक एसिड बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इसलिए हार्ट डिजीजेस वगैरह बढ़ने का रिस्क रहता है। हाँ, दूध के लिए कोई मना नहीं है, आप कभी कभी लीजिए। दूध की बनी कोई चीज खानी है, कभी आइसक्रीम खानी है, कभी खीर खानी है, कभी दही रायता ये वो कुछ थोड़ा बहुत खाना है तो खाइए। लेकिन रेगुलर अगर दूध आप पी रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर भी अगर मैं कहूंगी आप दूध पीने के शौकीन है तो आप रात को खाना स्किप कर दीजिए, खाने की जगह दूध ले लीजिए। दूध भी अपने आप में पूर्ण आहार है। तो आप एक आहार लेने के बाद दूसरा आहार ले रहे हैं, और खास तौर से अगर एडवांस एज में रिटायर हो गए हैं, काम तो कुछ है नहीं, घर में बस बैठना है, थोड़ा बहुत घूमना टहलना है, काम कुछ विशेष है नहीं, और पूरा खाना खाया ऊपर से दूध भी पिया, तो ये सब बॉडी कैसे इसको मैनेज कर पाएगी? आवश्यकता नहीं है। और बिना आवश्यकता के दुनिया की हर चीज कूड़ा है। भले ही वो दूध क्यों ना बहुत अच्छा आप उसको मान रहे हो, लेकिन अगर शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है तो ये शरीर के लिए कूड़ा ही है। और जहाँ कूड़ा है वहां कीड़ा है, और जहाँ कीड़ा है वहां पीड़ा है। तो शॉर्ट में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि अगर किसी का कोई सवाल है, दीदी ने मुझसे 2-4 बातें कही थी वो मैंने थोड़ा कवर कर लिया है। और समय भी हो रहा है तो आप सभी लोग 4 बजे से जुड़े हुए हैं, तो मैं और अधिक समय आपका नहीं लूंगी। हाँ, अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो नीता दी जैसा आदेश देंगी मैं वैसा करूंगी। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बस मुझे ना वो पत्तियों का जूस नहीं पसंद आता, तो ऐसे च्यू करके खा सकते हैं? देखिए, च्यू करके अगर आप खाएंगे तो कितने 8-10 पत्ते खा लेंगे। हम लोग तो जूस बनाते हैं तो आप विश्वास नहीं मानेंगे इतना टेस्टी बनते हैं, क्यों नहीं बढ़िया बन रहा है। उसमें आप कुछ चीजें ऐड करिए, थोड़ा नींबू डालिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ जब पसंद हो तो वो डाल सकते हैं, थोड़ा खट्टा मीठा चटपटा कुछ बनाइए। हाँ, मैंने और उसमें बनाया फ्लेवर था। के लिए
कुछ डालिए, अंगूर अगर डालिए मैं तो एप्पल वगैरह डाल के बनाई थी, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उसके साथ च्यू क्यों न कर लूं, मेरे को मतलब स्वाद लेकिन का मेरे को च्यूज तो कुछ फिर आप दिन में करिए सलाद के साथ। नहीं, आप एम्प्टी स्टमक बोलती है ना, तभी मैं बोली कि मेरे एम्प्टी बिफोर। स्टमक तो लिक्विड लिक्विड भी तो चाहिए ना फिर। अच्छा। पहली डाइट तो हमारी लिक्विड भी तो होनी चाहिए ना। तो उस हिसाब से, और चबाने में तो आप कितना लोगे, उतना नहीं हो पाएगा। तो जूस ही बढ़िया है, पर जरूरी नहीं है कि आप 30 दिन ग्रीन जूस ही पिए। 10 दिन पी लीजिए, बाकी 20 दिन कुछ और किसी और चीज का बढ़िया टेस्टी जूस पी लीजिए। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि फलों के जूस इतने बढ़िया नहीं है जितना सब्जियों के जूस है। सब्जियों के। हाँ, लग्जेटिव है, बढ़िया सफाई करते हैं उनमें, मिनरल्स वगैरह भी अच्छे हैं। फल जो है, ये फलों का जूस पोषण अच्छा करता है, लेकिन सब्जियों का जूस जो है ये सफाई बढ़िया करता है। हम्म। तो जैसे आपके आश्रम में जो ये हीलिंग के लिए आते हैं लोग, तो कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए आप स्पेशल कोई डाइट फॉलो कराती हैं, या ये जो आप बता रही हैं इसी को ही फॉलो करवाती हैं हर बीमारी के लिए? देखिए, हम लोग ना किसी डिजीज पर काम नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग बॉडी पर काम कर रहे हैं। हम लोगों का ये एक बहुत खास कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते, हम पूरे शरीर को ठीक करते हैं। यस। पूरे शरीर के सिस्टम को ठीक करते हैं, पूरे शरीर को ठीक करते हैं। पूरा शरीर ठीक होने से फायदा ये है कि फिर आज जो डिजीज है वो ठीक हो जाएगी तो कल दूसरी आएगी। शरीर ठीक हो गया एक बार अगर, तो फिर ये डिजीज भी ठीक और वो डिजीज भी ठीक। इसलिए हम लोग किसी पर्टिकुलर डिजीज पे काम नहीं कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई आता है वो डायबिटीज ठीक करने के लिए और ये सब फॉलो करता है, तो वो बाद में आकर बताता है जी हमारे तो घुटने भी ठीक हो गए हैं, जी हमारा तो बीपी भी ठीक रहने लगा है। तो बॉडी को हमें नॉर्मलाइज करना है, बॉडी को हमें अपने शरीर को नॉर्मल कंडीशन में लाना है, ईज कंडीशन में लाना है, इसमें से डिस्क को निकालना है, बस सीधी बात यह है। तो डिस्क को निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ईज को लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। हम लोग डिस्क से लड़ रहे हैं समझ रही ना आप? यस, हम डिस्क बिल्कुल से लड़ रहे बिल्कुल। हैं, डिस्क से मत लड़िए, ईज को एक्सेप्ट करिए, उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का मेन मेन इलाज तो यही है। कभी कोई पर्टिकुलर केस होता है तो उसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन फिर हम डॉक्टर साहब देते हैं, और उन्हीं लोगों को देते हैं जो कम से कम हमारा 7 दिन का एक शिविर कर चुके हो और कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं, पहले से थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई तकलीफ होती है तो हम लोग उनको फिर थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हैं, थोड़ा उपवास वगैरह बताते हैं, थोड़ा अलग ढंग से भी कराते हैं। 21 दिन का केवल कच्चे पर उपवास कराते हैं, कभी कभी 8 से 10 दिन केवल जूस फास्टिंग कराते हैं। तो बाकी मेन और एवरेज जो है वो हमारा सिस्टम ये। आपने दो चीजों पे ज्यादा वो किया, फोकस किया, दूध पे और नींद पे। तो पहला मेरा क्वेश्चन दूध पे होगा। दूध के लिए हम लोगों को जैसे हमारा रूटीन ही है, तो नींद से उठते बराबर सबसे पहले चाय। तो दूध दूध की बनी हुई ही चाय लेते हैं। तो वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है सुबह सुबह चाय पीना? ठीक है, दूसरा भी पूछ लीजिए, एक साथ ही बता दूंगी। हाँ जी, आपने नींद पे बोला। नींद में जैसे मेरी एक कजिन है, वो उन लोगों को नींद नहीं आती है, तो वो फिर एनर्जी कैसे लेती है? वो कहाँ से लेते हैं फिर? उनका कैसे, मतलब उनकी दिनचर्या तो पूरा बिगड़ जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। जी। पहला सवाल आपका दूध का है, तो देखिए चाय, अब दूध के नाम पर चाय आ गई बीच में अच्छा हुआ आ गई। जी। जी। कि जब हम कह रहे हैं कि सुबह से 14-16 घंटे, 12-14 घंटे कुछ नहीं लेना है, और उसके बाद जो फर्स्ट डाइट है, अगर वो फर्स्ट डाइट खाली पेट अगर हमारे पेट में चाय गई अगर, तो ये व्यक्ति कभी भी थकावट मुक्त नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि चाय जो है, ये दूध का विषय तो छोड़िए, अभी अभी चाय में जो दूध पड़ रहा है उसको तो अभी छोड़िए। अभी तो हाँ। केवल चाय की अगर मैं बात करूं तो चाय दुनिया की सबसे एसिडिक चीज है, और हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाना है। इसलिए चाय तो जितनी जल्दी हो सके इसको छोड़ दिया जाए तो अच्छा रहेगा। रोज रोज क्या एक ही जैसे स्वाद की वही चाय पीते हैं, गर्मियों में भी देखा मैंने लोगों को चाय पीते रहते हैं। और हमारे गुरु जी कहते थे कि चाय पीते हैं और अपने कलेजे को जलाते हैं लोग, इससे अच्छा है कि कलेजे को ठंडक देने वाला कोई बढ़िया जूस पिया जाए, कितना कलेजे को ठंडक मिलती है। तो ये चाय तो देखिए ठीक नहीं है, फिर भी मेरे कहने से तो कोई छोड़ नहीं देगा इसलिए हम लोग लोगों से कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें पीनी ही है, तुम ना मानोगे नहीं, अगर तुम्हें पीनी है तो सुबह सुबह तो प्लीज मत पियो, शाम को पी लो, जी। थोड़ी पी लो आधा कप पी लो।
और जहां तक बात है कि चाय में पड़ने वाले दूध की, तो चाय में दूध का नुकसान मैं उतना नहीं कहूंगी, क्योंकि चाय में बहुत थोड़ा दूध पड़ता है। तो मेन जो उसमें नुकसान है चाय की, जहां तक बात है, तो उसमें नुकसान चाय का ज्यादा है। हर्बल टी हम लोग, जैसे बहुत सर्दी होती है यहाँ मेरठ में, तो हम लोग हर्बल टी लेते हैं, तो उसमें जरा सा दूध डाल देते हैं, इतना कोई मना नहीं है। लेकिन वो जो हम गिलास भर के दूध के नाम पर जो दूध पी रहे हैं, उसके लिए मैं मना कर रही हूँ कि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो चाय में अगर थोड़ा बहुत दूध चला गया तो दूध का नुकसान उतना नहीं है जितना चाय का है, चाय की पत्ती का है। इसलिए हर्बल टी वगैरह ले ले, और कोशिश करें कि उसमें भी, अगर सर्दियों में तो बहुत बढ़िया तरह तरह के तुलसी अदरक वगैरह का कितने अच्छे अच्छे काढ़े वगैरह बनते हैं, इतने आजकल मार्केट में भी बहुत टेस्टी और बड़े अच्छे अच्छे हर्बल चाय उपलब्ध हैं। तो वो ले लीजिए। चाय तो ठीक नहीं है, चाय लेकर फिर स्वास्थ्य की कामना करना थोड़ा बेईमानी होगी। और जो दूसरी बात आपकी नींद की है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो उनका आप ये देखिए ना, एनर्जी लेवल है नहीं, वो अपना काम कर नहीं पा रहे, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो एनर्जी उनको नहीं मिल पा रही है। फिर भी अगर उन्हें जिंदा रहना है, भगवान ने अगर उन्हें उम्र दी है, तो हर नींद ना आने वाले को, उसको भी भगवान के की उस पर भी इतनी मेहरबानी तो है कि चाहे कुछ 10 मिनट की आए, 5-10 मिनट की आए गहरी नींद, कुछ तो आती है, उसको पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ क्षण की तो आती ही है। और उससे ही वो चल रहा है, उसी के दम पर चल रहा है। अदरवाइज तो अगर उतनी भी ना आए तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है, नहीं रह एनर्जी सकता, खत्म हो राइट। जाएगी उसकी। तो ये बात है। और बाकी ये कितनी एनर्जी गेन करनी है, ये हमारे ऊपर है। कितनी बढ़िया हमको नींद आती है, कितना बढ़िया हमारा मेडिटेशन है। मेडिटेशन करेंगे तो अच्छी नींद आएगी, हमारा खान पान अच्छा होगा तो अच्छी नींद आएगी। कोई स्ट्रेस है, तनाव है, स्वार्थी व्यक्ति होगा तो वो हमेशा टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा। इसलिए हम लोग स्वार्थ छोड़ने की भी बात लोगों को सिखाते हैं कि भाई थोड़ा सुख फेंको, सुख बांटो, इसकी भी बात हम लोग करते हैं। आज इस विषय को हमने नहीं लिया है। तो जी। जो स्वार्थी व्यक्ति है, जो सुख केवल बटोरना जानता है, सुख देना नहीं जानता है, तो उसके जीवन में सुख आएगा ही नहीं। और सबसे पहला सुख जो है वो स्वास्थ्य है। तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। जो स्वार्थी है, बटोरना जानता है और ऐसा है, तो वो सुखी नहीं रह सकता। और पहला सुख निरोगी काया, तो वो व्यक्ति इस सुख से सदैव वंचित ही रहेगा। आशा थैंक है यू आप। मैम, बहुत। जी थैंक यू। जी, नमस्कार मैम। बहुत ही अच्छा सेशन है। और बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं। उसमें से एक प्रश्न है कि 2 मील के बीच में कितने देर का, कितने घंटे का गैप होना चाहिए। और जैसे मैं पत्ती का जूस तो नहीं पीती हूँ, मौसम के अनुसार, जैसे अभी बेल का रस पीती हूँ। और उसके अलावा जब मौसम आता है तो रखिया होता है ना, ऐशगार्ड, उसका जूस आंवला डाल के पीती, तो वो भी सही है। देखिए वो भी सही है। हो गया आपका प्रश्न, हो गया। जी ओके। अच्छा है, वो भी बढ़िया है। लेकिन जो हम लोगों ने अब तक जो भी शोध किया है, उसमें पत्तियों के जो रिजल्ट है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। इसलिए बाकी तो सब बहुत बढ़िया। अभी तरबूज आ रहा है, अभी खीरा आ रहा है, सर्दियों में गाजर आती है। तो ये सब बहुत बढ़िया है। लेकिन जो पत्तियां हैं, इनके अंदर क्या है, ये मेडिसिनल इफेक्ट है इनका, जी पत्तियों में। तो अगर पत्तियों का जूस अगर 1 कप बच्चों को और 1 गिलास अगर बड़ों को अगर हो जाए, तो आप देखेंगे तो ये इनके रिजल्ट की कोई बराबरी नहीं है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन तो इसको भी आप अगर ऐड कर लेंगे, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे बेल जी। है, तो बेल बहुत अच्छा है, पेट के सभी रोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम्म। जो पत्तियां हैं, ये पत्तियों में कंप्लीट सब कुछ है। मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, सब कुछ एकदम कंप्लीट है। और लग्जेटिव है, सबसे बड़ी बात लग्जेटिव है। आंखों के लिए अच्छा, बालों के लिए अच्छा, पेट के लिए अच्छा। तो ये एक अपने आप में अगर कहा जाए कि कंप्लीट मेडिसिन है। हम लोगों से बहुत लोग पूछते हैं कि आप कुछ तो मेडिसिन हमें बताइए, ये हमको बहुत तकलीफ है, कुछ तो मेडिसिन बताइए। तो हम लोग उनसे कहते हैं कि भाई मेडिसिन अगर आपको चाहिए, तो मेडिसिन तो ये पत्तियां हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा ये भी ऐड कर लेंगी, थोड़ा कोशिश करिए, बढ़िया टेस्टी बनाइएगा, लेकिन दवाई जैसा मत बनाइएगा। बढ़िया जी टेस्टी बनाइए, पानी पूरी के पानी जैसा, तब मजा आएगा उसको पीने में। जी। थोड़ा और उसको भी ऐड करिए जी। जी। और 2 मील के बीच में कितने देर का गैप होना चाहिए, कितने घंटे अ, का। देखिए, खाने को पचने के लिए एक 6-8 घंटे का हो तो अच्छी बात है। और ये घड़ी घड़ी बार बार कुछ कुछ मुंह में डालना, ये अच्छी आदत नहीं है। इसलिए हम लोग तो इसी तरह से बताते हैं कि आप 11 बजे एक बार जूस ले लो,
और लगभग 1 से 1:30 के बीच में आप ये पकवाहार ले लो। और शाम को 4-5 बजे के बीच में, क्योंकि आपने जो कच्चा लिया है ये आसानी से बड़ी जल्दी पच जाता है, तो आप देखेंगे कि भूख लगाएगी। खाना खा लेते हैं तो रात तक भूख नहीं लगती फिर। तो जी कच्चा जब आप खाएंगे तो 4-4:30 बजे तक आपको थोड़ा सा डिमांड होगी। उस टाइम पर बहुत थोड़ी मात्रा में कुछ स्नैक्स ले लीजिए, अपनी पसंद का ले लीजिए कुछ भी। और फिर रात का खाना ले लीजिए। लेटेस्ट बाई 9 हो जाए तो अच्छा है। जी। बाकी अपने और अपने रूटीन के हिसाब से। जी, ड्राई फ्रूट्स का आपने कुछ बताया नहीं, ले सकते हैं कभी ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो एसिडिक है। तो इनका प्रयोग बिना भिगोए ना करें तो अच्छा है। जैसे काजू बादाम अखरोट ये सब जो है ये एसिडिक है। तो इनका जी प्रयोग भिगो कर करें तो अच्छा है। उसका पानी फेंक दें, बादाम का छिलका उतार लें, ऐसे करके प्रयोग करें तो बहुत अच्छी चीज है। और बाकी अंजीर है, मुनक्का, किशमिश और खजूर, ये सब चीजें जो है ये अल्कलाइन है। तो इनका प्रयोग बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। कुछ सीड्स का प्रयोग भी अपने सलाद जो हम दिन में बनाते हैं उसमें कुछ सीड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स। बाकी जब फ्रेश फूड फ्रूट मिल रहा है तो ड्राई फ्रूट का कोई खास महत्व है नहीं। पर फिर जी। भी अच्छा है तो ले सकते हैं, उसमें बुराई नहीं है। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो इसमें जैसे आपने सीड बताया, सीड को तो पानी में भिगोने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हम लोग भी पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड और हाँ ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा रोस्टेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ले सकते हैं। उसको ऐसे ही ले सकते हैं ना, ये उसको सीड्स जो भिगो। है ना ये B12 के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे तो हम लोग जो सीड्स ले रहे हैं, जैसे अंकुरित जो ले रहे हैं वो भी सीड्स ही हैं, है हम्म। ना। तो वो भी अपने आप में कंप्लीट है, बट उसमें और ऐड कर सकते हैं सीड्स, अच्छा ही है, उसमें कोई बुरा नहीं है। क्योंकि B12 की कमी आजकल लोगों में बहुत हो रही है, तो उसके लिए सीड्स काफी अच्छा एक ऑप्शन, तो यूज करिए, बढ़िया है। थैंक यू। और एक ने यूट्यूब में पूछा है कि लौकी के साथ करेला का बना के जूस पी सकते हैं क्या? करेला तो खुद ही करेला, उसमें क्यों कुछ और मिला के उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है। हाँ वैसे मिला सकते हैं, हम लोग भी लोगों को बताते हैं डायबिटीज में, हम लोग कंपलसरी बताते हैं, इसमें हम लोग खीरा बताते हैं। लौकी से अच्छा खीरा रहेगा, क्योंकि खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा है। तो ये थोड़ा खीरे को डाइल्यूट करने में मदद करेगा। जब आप लौकी मिलाएंगे तो लौकी थोड़ी का जूस जब उसमें मिलेगा ना तो वो थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा जूस। तो वो जरा अंदर लेने में थोड़ा कष्ट होगा। खीरा जब आप मिलाएंगे, और बल्कि उसमें एक टमाटर भी मिला लें। हम लोग कहते हैं कि 2 करेला 2 टमाटर और 1 खीरा, ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। और उसमें कभी भी नमक मत डालिएगा, नमक डालेंगे तो और कड़वा हो जाएगा। उस जूस को तो आप प्लेन ही पिए, उसमें पानी भी ना मिलाएं, खीरे का ही पानी उसमें रखें। तो लौकी से अच्छा ऑप्शन उसमें खीरे का रहता है। ठीक है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, घुटने दर्द कमर दर्द इन सब चीजों के लिए भी बहुत अच्छा और जैसे अभी आपने प्रोटीन की बात की कि प्रोटीन एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो ऐसे आहार में जैसे चना वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि है। किसका वेजिटेरियन लोग के लिए। हाँ, किसका प्रयोग? चना, चना, काबुली चना, चना, अच्छा काला ओके। चना, वो मैं अब अपने डाइट में ज्यादा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे प्रोटीन लेना है, क्योंकि वेजिटेरियन हूँ तो मैं एग्स वगैरह नहीं ले रही हूँ तो। चना ले रहे हैं तो जैसे दिन में जो सलाद ले रहे हैं उसके साथ में लीजिए। और उसमें जो प्रपोर्शन रहेगा वो मूंग का ज्यादा रहेगा। क्योंकि चना अगर ज्यादा जाता है, एक तो चना खाते समय सावधानी ये रखनी है कि जब तक वो पूरा मुंह में घुल ना जाए ना चबा चबा के, तब तक उसको अंदर नहीं लेना है। उसको चबाना बहुत अच्छे से है। लोग चना खाते हैं तो अक्सर उनको पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, क्योंकि लोग उसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो उसको खूब चबा कर खाइए। बाकी चना बहुत बढ़िया है, लीजिए। और मूंग में प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा ये आसानी से पचने वाली है, प्रोटीन उसमें भी है। और वो भी फायदेमंद है। तो चना और मूंग का कॉम्बिनेशन मिला के रखिए। प्योर चने से अच्छा है कि उसमें मूंग और चना मिला कर लिया जाए, और वो भी कच्चा लिया जाए, पका कर लिया जाए। पका कर लेना है तो शाम को 4 बजे लीजिए, कच्चा लेना है तो दिन में लीजिए। ये और जैसे आजकल मल्टीग्रेन्स रोटियों का भी बहुत चल रहा है, तो अच्छा है। आप सजेस्ट करती हैं कि गेहूं के साथ चने का आटा मिला दें या? बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए सच बताऊं आपको ना, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, और मैंने तो कुरान में भी पढ़ा है
कहते हैं कि गेहूं जो है ये इंसान का बहुत सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है। हाँ, इसीलिए गेहूं का दान करने को कहा जाता है। गेहूं जो है ना, आप देखेंगे मैक्सिमम बीमारियां गेहूं से आ रही हैं। इसलिए ये गेहूं बहुत अच्छा नहीं माना गया है। और गेहूं एक ऐसा अनाज है जो अंदर जाकर सबसे ज्यादा चिपकता है। बाकी आप देखिए ज्वार बाजरा मक्का, ये सब, इसमें सब में फाइबर है, रफेज है, जो अंदर जाकर चिपकता नहीं है। गेहूं सबसे ज्यादा चिपकता है, लेई बन जाता है अंदर जाकर। कहते हैं, बाइबल में भी लिखा है कि आदम और हव्वा को इसी गेहूं के चक्कर में इस धरती पर पटका गया था। तो कहते हैं ये गेहूं, हमारे गुरु जी एक शेर पढ़ते थे, वो तो मुझे अभी याद नहीं है, कि वो कहते थे कि जो गेहूं है इसकी इंसान के साथ दुश्मनी का नाता है, और हम लोगों ने उसको सबसे ज्यादा गले लगा रखा है। महाराष्ट्र गुजरात में आप जाइए तो वहां तो ज्यादातर खाली प्योर गेहूं का आटा तो कोई यूज ही नहीं करता। तो उसमें कोई ना कोई आटा मिलाकर ही, पहले चोकर मिलाया जाता था। हम्म। हम लोगों के यहाँ इधर यूपी दिल्ली साइड, इधर पुराने समय में बिना चोकर के आटा नहीं यूज करते थे गेहूं का। और अब तो सब आशीर्वाद आटा और सब फाइन एकदम बिल्कुल मैदा जैसा आटा आ रहा है, लोग वही यूज कर रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है। उसमें कोई ना कोई और, चाहे चना मिलाए ज्वार बाजरा, मौसम के हिसाब से कोई ना कोई उसमें मिलाकर ही खाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम तो कहते हैं कि 24 घंटे में मैं एक रोटी खाती हूँ, अब उसमें कितना ही खा लूंगी, कितना ही गेहूं चला जाएगा। इसलिए ज्यादा परवाह करने की भी कोई जरूरत नहीं है। टेक इट इजी। जी जी। जी। मैं तो सिर्फ प्रोटीन को बढ़ाने के पर्पज से करती हूँ कि मैं आपको प्रोटीन सच ज्यादा। बताऊं, इतना ज्यादा कुछ बहुत बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं चाहिए। एक्चुअली जब हम कहते हैं ना प्रोटीन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि हमें वो कोई ज्यादा चाहिए। क्वांटिटी ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ प्रोटीन चाहिए, हमारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन आज लोगों को कुछ कह दिया जाता है कि ये चीज चाहिए, तो वो ज्यादा पर लग जाते हैं। दूध पीना चाहिए, डॉक्टर ने कह दिया आपके घुटने खराब है दूध पीजिए, तो अब वो दूध पिए जा रहे हैं। भाई डॉक्टर ने बता दिया है कि दूध चाहिए, तो अब वो पी रहे हैं, कितना पियेंगे। इसलिए इंसान को बहुत ज्यादा, बहुत कम की आवश्यकता है। मेन फोकस शुद्ध करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए मेन फोकस ये है कि जो कुछ भी चाहिए सब कुछ बहुत कम चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अंदर जमा नहीं होना चाहिए। चाहे वो अच्छी चीज भी, अगर प्रोटीन भी ज्यादा जा रहा है और अंदर जमा हो रहा है, रुक रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है अगर, तो वो हमारे लिए बेकार है फिर। तो इतना लें जो जितना हमारा शरीर जो है उसको ठीक ढंग से पचा पाए, उसका प्रोसेस कर पाए, और रफेज को, वेस्ट को बाहर निकाल पाए। हम डाल तो ले रहे हैं, डालने पर तो हमारा फोकस है, निकालने पर तो हमारा फोकस ही नहीं है। निकालने पर भी तो फोकस देना पड़ेगा ना। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है ना। हम लोग तो कभी ध्यान देते ही नहीं है कि हमने कितना प्रोटीन लिया, कितने लिया, क्या लिया, इस पर हम लोग का ध्यान बहुत कम रहता है। बॉडी से क्या निकल रहा है उस पर ज्यादा फोकस देते हैं कि हाँ भाई कोई गंदगी रुक तो नहीं रही है, गंदगी निकल रही है प्रॉपर कि नहीं। इस पर ज्यादा फोकस है। तो क्या उसके लिए है एनिमा का प्रयोग भी जरूरी है। फिर? थोड़ा योगा, थोड़ा थोड़ा योगा, हाँ थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है। हाँ। ये सब चीजें थोड़ा ऐड करिए। नहीं वो बाकी तो खाने पर इतना एक्सरसाइज। ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत है। कौन से जानवर इतना प्रोटीन खा रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, वो कैसे घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, वो कैसे खेत में हल चला रहा है, हमें कौन सा इतनी मेहनत करनी है, हमें ऐसा कौन सा काम धंधा करना है, क्या करना है आखिर हमें। पहले हम ये तो तय करें, जरा जरा से बच्चों को दूध में कॉम्प्लान घोल घोल के पिलाया जा रहा है। क्या इस बच्चे से को कितनी एनर्जी देना चाह रहे हैं हम। बच्चा है बेचारा, एक बैग टांग कर स्कूल जाता है, उसको हम दूध भी दें, फिर दूध में कॉम्प्लान भी डाल दें, फिर उसको ड्राई फ्रूट भी दे दें, फिर सब कुछ दे दें, जरा से बच्चे को सब वो अंदर जमा हो रहा है, वो प्रोसेस नहीं हो रहा सही ढंग से। इसलिए प्रोसेसिंग बॉडी की अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डालने पर फोकस नहीं करना है। प्रोटीन अच्छी चीज है तो कितना डाल लें, दवाई बहुत अच्छी चीज है तो क्या सारा दिन खाते रहे क्या, ये तो कोई बात नहीं ना। बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। दिन पहली डाइट लिक्विड, दूसरी डाइट नेचुरल, तीसरी डाइट मनमानी, जिसमें 80% वेजिटेबल। ये कंप्लीट डाइट है, एकदम बैलेंस डाइट है। आप सोच के देखिए, आपको लगेगा जो डाइट मैंने बताई कि आराम से पच सकता है, पोषण हो सकता है, पत्तियों में सब कुछ है, फलों में सब कुछ है। ऐसा नहीं है। ये सब चीजें जब हमारी बॉडी शुद्ध हो जाएगी ना, तो आप इतना सा भी प्रोटीन अगर लेंगे ना, तो वो बॉडी उसको पूरा यूज कर पाएगी। अभी हम ले तो रहे हैं लेकिन बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, वो वेस्ट ही पड़ा हुआ है अंदर। इसलिए बॉडी को प्यूरिफाई करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि हमारी बॉडी भी बहुत सारे प्रोटीन बनाती है। बॉडी का अपने पुराने जमाने में कौन बाहर से प्रोटीन ला रहा था, ठीक है यही सब खाते थे।
सब हमसे ज्यादा काम करते थे, हमसे ज्यादा मेहनती थे, हमसे ज्यादा स्वस्थ थे। मेरे को खाली एक भी क्वेश्चन था, जैसे बटर मिल्क पीते हैं, जो छाछ पीते हैं, वो ठीक है? हाँ, बटर मिल्क थोड़ा ले सकते हैं, पर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक रेगुलर लेना अच्छा नहीं है। और ओके। बाकी छाछ लीजिए, और अपने यूपी जैसी छाछ ना हो, गुजराती छाछ हो। नहीं नहीं, गुजराती छाछ पीती हूँ मैं, जैसे हमारे बॉम्बे में रहती हूँ मैं, तो गुजराती छाछ पीती हूँ। हाँ हाँ, तो गुजराती छाछ लीजिए, थोड़ा फल हाँ, सलाद के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं खाने के साथ नहीं पीती हूँ, खाने के आधा एक घंटे बाद पीती हूँ, खाने के साथ तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, नहीं, वो अच्छी बात आधा है। एक घंटे बाद पीती हूँ मैं। असली छाछ अगर आप ले रहे हैं तो ले सकते हैं, हाँ, कोई ऐसी ले सकते हैं ना। नहीं है। बस यही क्वेश्चन था, बाकी तो जो आप डाइट बता रहे हैं मैं वही फॉलो करती हूँ। अरे वाह, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन है यूट्यूब में कि शुगर और गुड़ में, दोनों में से कौन सा बेटर आप मानते हैं? उनको खुद ही पता है इसका जवाब। ऑब्वियस सी बात है, गुड़ इज फार बेटर देन शुगर। पर दोनों ही चीजें तो शुगर का ही फॉर्म है ना, तो लिमिट में। नहीं, दोनों नहीं। देखिए, शुगर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, जो उसको रिफाइन प्रोसेस है ना उसका, वो हाँ, उसको मोस्ट एसिडिक बनाता है। हाँ, तो शुगर में अपने आप में उतनी बुराई नहीं है। अगर आप वो जो वो आती है देशी शुगर जो आती है, उसमें उतना नुकसान नहीं है। ब्राउन नुकसान है शुगर। शुगर का जो प्रोसेसिंग हो रही है ना आजकल, जो उसकी क्लीनिंग होती है, जो उसकी उससे वो एकदम जहरीली हो जाती है। इसलिए शहद का इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी देसी शक्कर होती है, वो इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। दीदी आप इन सबको बोलिए कि नारायण प्रश्नोत्तरी पढ़ें। अच्छा जी, आप ही बोल दो। हमारी नारायण मैगजीन प्रश्नोत्तरी निकलती पढ़िए। है, आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारी मंथली मैगजीन निकलती है, जिसमें ये सारी हाँ, जनरल चीजें हम लोग देते रहते हैं। तो वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं, या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने आपकी बात को और पहुंचा दिया इसमें है। पत्तियों का जूस रेगुलर आता है कि कैसे बनना है? हाँ, उसमें रेसिपी सब नहीं आती है रहती दीदी, है। हाँ, बिल्कुल यस समय यस। तो से। सबको इजी होगा, सबके लेवल पर भी जानना। सेवा और सुमिरन तीनों हाँ, चीजें हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं। बिल्कुल। पिछले लेक्चर में सेवा को लिया था, इसलिए आज इसको नहीं लिया। तो वो पूरा सब्जेक्ट एक बार हम ले चुके हैं आपके साथ। आगे फिर भी कभी मौका होगा तो समय समय पर तीनों विषय ही लेते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जरूर हमारी दीदी। वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं आप। पूरे 12 महीने की मैगजीन उस पर रहती है। नई आती है तो वो पुरानी से रिप्लेस हो जाती है, 12 महीने की मैगजीन। और मोबाइल एप्लीकेशन भी है, यूट्यूब चैनल है, IASS मेरठ के नाम से यूट्यूब चैनल है, और IASS के नाम से ही मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो जो लोग भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, वहां से मैगजीन फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, आराम से पढ़िए। दीदी जीवनी शक्ति कैसी जगह डाला है यूट्यूब पर? जीवनी शक्ति कैसे जगह है यूट्यूब पर, हमारी जो मेन बुक है दीदी नीता जी, हाँ, जो हमारी स्वास्थ्य से संबंधित, आहार से संबंधित जो प्रमुख किताब है, जीवनी शक्ति कैसे जगह है, वो किताब हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वर्जन में भी है। तो उसको भी वहां से भी सुनकर भी लोग लाभ ले सकते हैं। बहुत बढ़िया किताब है, इस किताब ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, एकदम माइंड चेंजिंग बुक है। तो उसका ऑडियो वर्जन है, गाड़ी में जा रहे हैं तो लगा लिया, घर में बैठे हैं तो चला लिया, ऐसे करके उसको सुने, ताकि माइंड चेंज होना चाहिए yes। जी। पर श्यामा दीदी, आपकी वाणी में ही इतनी ताकत है कि लोग को आप ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, लोगों को आप नहीं नहीं, healing अरे में कुछ मदद नहीं, कर बड़ा देती मुश्किल हैं। है, लोगों को बदलना आसान काम नहीं है जी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत मैं देखती हूँ कि आपका मतलब जो बोलने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है ना, वो बहुत रेयर लोगों में होता है। और आप इतने थैंक यू। अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, जैसे आप बोलती हैं, वाकई कितना भी धन पड़ा हो, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो वो धन भी, परिवार बिल्कुल भी, रिलेशनशिप भी व्यर्थ लगते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही सराहनीय है। और थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों को भी आप अपने नेक्स्ट प्रोग्राम जो होने वाले हैं आपके मेरठ में, वो जरूर अभी हमारे यहाँ 7 दिन का शिविर लगने जा रहा है जुलाई में, 4 से 10 जुलाई। 4 से 10 जुलाई। 4 से 9 जुलाई, 6 दिन का ये शिविर रहेगा। और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो हम्म। इस तरह से करके 7 दिन का प्रोग्राम रखा है। तो अगर कोई 6 दिन के लिए भी आना चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। इसका फॉर्म 1-2 दिन में वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, और आप चाहेंगी तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगी। अगर कोई पूरा इस सिस्टम को पूरी तरह से सीखना और समझना चाहता है
तो वो इस शिविर को अटेंड कर सकते हैं। हमारे मेरठ के यही आश्रम के कैंपस में ही होगा। तो दीदी आप अपने YouTube चैनल का नाम भी IASS IASS मेरठ ऑफिशियल चैनल, और वेबसाइट का नाम IASS.info। ठीक है ना। ओके, चलिए सबका प्रणाम, सबको प्रणाम।